अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं साउथ के राज्यों की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास फोकस इस बार नजर आ रहा है। सबसे पहले बात कर्नाटक की करते हैं, जो सबसे ज्यादा मुफीद रहा था 2019 के लोकसभा चुनावों में। कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें हैं, बीजेपी 22 सीटें यहां पर जीतती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस 4 सीटें जीत सकती है और जेडीएस 2 सीटें जीत सकती है। देखिए, विधानसभा चुनावों में एक जबरदस्त झटका बीजेपी को कर्नाटक में लगा था, कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होता हुआ नजर आ नहीं रहा है। अगर कर्नाटक के आप लोकसभा चुनावों की तरफ जाएंगे, यानी जो वोटर है कर्नाटक का, जब केंद्रीय चुनाव की बारी आएगी, जब केंद्र में चेहरा चुनने की बात आएगी, तो कर्नाटक में एक बार फिर जो विश्वास है वो मोदी पर जताता हुआ वोटर नजर आ रहा है, क्योंकि 22 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, कांग्रेस सिर्फ 4 सीटें जीत सकती है और जेडीएस की अगर हम बात करें वो 2 सीटें जीत सकती है। जेडीएस अब बीजेपी के साथ आ चुकी है, तो एनडीए का अगर आप यहां पर शेयर देखेंगे, एनडीए की अगर सीटें देखेंगे तो ये 24 हो सकती हैं, लेकिन बीजेपी अपने दम पर यहां 22 सीटें जीत सकती है। यानी कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का कोई असर पड़ेगा, ऐसा कम से कम ओपिनियन पोल तो बता नहीं रहा है। कर्नाटक सबसे बड़ा ऐसा राज्य है साउथ का, समीर जी, जहां से बीजेपी को बहुत उम्मीदें रहती हैं और 2019 में सीटें भी अच्छी खासी पाई थी। बहुत ज्यादा नुकसान बीजेपी को हो नहीं रहा, बेशक राज्य में कांग्रेस की सरकार क्यों ना हो। निश्चित रूप से कर्नाटक, अगर साउथ के राज्यों की अगर बात करेंगे तो कर्नाटक ऐसा राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी हमेशा मजबूत रही है और पहली बार कर्नाटक में ही भारतीय जनता पार्टी ने साउथ में अपनी सरकार बनाई थी। तो संगठन वहां भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत है। लिंगायत वोट बैंक येदियुरप्पा के कारण भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और अब बोकलिंगा भी जेडीएस के कारण भारतीय जनता पार्टी के साथ कितना वोट करता है देखना होगा। प्रधानमंत्री मोदी की भी वहां बहुत लोकप्रियता है। भले ही कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार गई हो और कांग्रेस सरकार बना ली हो, लोकसभा चुनाव में वहां के जो वोटर्स है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को देखते हुए वोट करेंगे। और मुझे लग रहा है कि जेडीएस से गठबंधन से आने के बाद जरूर भारतीय जनता पार्टी को भी इसका फायदा होगा। अभी एक जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 उम्मीदवार वहां घोषित कर दिए हैं कर्नाटक के अंदर। मुझे लग रहा है उसमें से एक जो बेंगलोर ग्रामीण की सीट है, जहां से कांग्रेस के सांसद चुने गए थे, जो कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री कर्नाटक के डीके शिव कुमार, उनके भाई वहां से सांसद है। उसके खिलाफ देवगौड़ा के जो दामाद है मंजुनाथ, वहां उनको टिकट दिया गया है। मतलब वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर बेंगलोर ग्रामीण से लड़ने वाले हैं, तो वहां पर भी एक अच्छी फाइट देखने को मिल सकती है। तो मुझे लग रहा है जेडीएस के आने के बाद और भारतीय जनता पार्टी का जिस हिसाब से वहां संगठन है, भारतीय जनता पार्टी वहां बेहतर प्रदर्शन करेगी। मुझे लग रहा है जो 22 सीटें दिख रही है, इसमें 1 और 2 सीटें अभी और बढ़ सकती है चुनाव की। इस बार बदलाव बीजेपी ने क्या किया है? जो विधानसभा के चुनाव बीते उसमें बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। एक करप्शन का मुद्दा जो वहां उठाया गया कांग्रेस की तरफ से, वो मुद्दा काम आया और विधानसभा के चुनावों में बीजेपी को पूरी हार का सामना करना पड़ा। इस बार कोई चेंजेस क्या भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं जिससे रिफ्लेक्शन हमें नजर आ रहा है समीर जी, कि इतनी सीटें 22 सीटें बीजेपी जीत सकती है? देखिए, एक तो मुझे लगता है कि येदियुरप्पा के बेटे को वहां पर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो एक बड़ा पॉजिटिव वहां पर मैसेज गया लिंगायत समुदाय के अंदर। उस समय लिंगायत समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा वोट नहीं किया था और मुझे लग रहा है उस समय जेडीएस भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थी। अब जेडीएस के जुड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी का उसको फायदा होगा। और विधानसभा चुनाव वैसे भी स्थानीय नेतृत्व के नाम पर लड़े जाते हैं। उस समय जो बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री थे, उनके शायद मुझे लगता है उस समय जो करप्शन का आरोप लगा था उसके मंत्रिमंडल के ऊपर, वह भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय संगठन, और उस समय येदियुरप्पा भी बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं थे। हालांकि चुनाव प्रचार अभियान की कमान उन्हें दी गई थी। जगदीश शेट्टर नाराज हो गए थे, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो कांग्रेस में चले गए थे। हालांकि वो विधानसभा चुनाव आ गए, फिर भारतीय कांग्रेस ने एमएलसी बना दिया, अब वो वापस भारतीय जनता पार्टी में लौटकर आ चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में स्थानीय जो गुटबाजी थी और जो सरकार की अलोकप्रियता थी, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन लोकसभा चुनाव ये प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता पे हो रहा है और कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बहुत स्ट्रांग है। और जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बांटे, कई सांसदों के टिकट काटे हैं, कुछ लोगों की सीट बदल दिए। जैसे बेंगलोर में अगर आप देखेंगे, सदानंद गौड़ा जो एक केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया। जो बेंगलोर उत्तर से आते, नॉर्थ से सांसद आते हैं, तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है और हमें वहां बेहतर प्रदर्शन करना है। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता संगठन के दम पर और जिस हिसाब से वहां संगठन अब एक्टिव हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी वहां 28 में से मुझे लग रहा है 25 सीटें जीतने की स्थिति में फिर पहुंचेगी। अब देखिए, 144 सीटें 543 में से, जिसका ओपिनियन पोल हमने खोल दिया है और ओपिनियन पोल ये बता रहा है कि 144 सीटों में से 127 सीटें एनडीए जीत सकता है। इंडिया गठबंधन अभी बहुत पीछे है, सिर्फ 16 सीटें यहां इंडिया गठबंधन
जीतता हुआ नजर आ रहा है। यानी अभी एनडीए की जो बढ़त है वो बहुत ज्यादा है। और अभी साउथ के राज्य हम धीरे धीरे करके खोलेंगे। पहले बात हमने कर्नाटक की है। अभी ये जो आंकड़ा हम दिखा रहे हैं, निर्णय, एक कमेंट इस पर आपका जरूर चाहूंगी। 144 में से अभी जिस तरीके की स्थिति है कि 127 एनडीए जीत रहा है, यानी जो टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेट किया है 370 जीतने का, आपको लगता है कि वो अचीव कर सकती है बीजेपी? देखिए, बिल्कुल अचीव कर सकती है या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि बीजेपी साउथ में किस प्रकार से अपना प्रदर्शन करती है इस बार। और जिस प्रकार से आपने कर्नाटका का जो आंकड़े दिखाए हैं, और काफ़ी प्रॉमिसिंग जो वो आंकड़े नज़र आ रहे हैं, और कर्नाटका वैसे भी बीजेपी का एक स्ट्रांग होल्ड रहा है बरसों से। लेकिन बाकी के जो राज्य हैं वहाँ पे भी जिस प्रकार से बीजेपी कैंपेन करती हुई नज़र आ रही है, जिस प्रकार से अपना प्रदर्शन करती हुई नज़र आ रही है, लगातार आप देखिए प्रधानमंत्री के जो दौरे हैं पिछले दिनों में वो काफ़ी बड़े हैं। अभी भी आप देखिए अगले 3 दिनों तक वो वहीं पे कैंप कर रहे हैं साउथ के राज्यों में। तो पूरा फोकस जो है बीजेपी का साउथ के बेल्ट पे है। और उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो आंकड़ा हम क्लेम कर रहे हैं वो कि 370 के ऊपर सीटें लानी है, वो तभी संभव हो पाएगा जब साउथ से सीटें बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा जीत पाए। और इसीलिए आप देखिए सारा प्रयास, सारा फोकस जो है वो भी उसी तरफ हो रहा है। साउथ के राज्यों की हम बात करेंगे आगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे कर रहे हैं। उन जगहों पर क्या फर्क पड़ रहा है, ओपिनियन पोल क्या बता रहा है। लेकिन आइए उससे पहले छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ का विधानसभा का चुनाव भी इस बार काफी दिलचस्प रहा था। कुल 11 सीटें हैं और 2019 में बीजेपी ने 9 सीटों पर कमल खिलाया था। इस बार बीजेपी 1 सीट और अपने खाते में जोड़ रही है, यानी 1 सीट और प्लस बीजेपी को हो रही है। 11 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत सकती है, ओपिनियन पोल ये बता रहा है। और कांग्रेस यहां सिर्फ 1 सीट जीत सकती है, यानी कांग्रेस लूज करती हुई नजर आ रही है अपनी 2019 के मुताबिक सीटों को अगर आप देखेंगे। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी 10 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। अभी तक का ओपिनियन पोल ये बता रहा है कि छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से 9 पर 2019 में बीजेपी ने कमल खिलाया था और इस बार बीजेपी 10 सीटें जीत सकती है। छत्तीसगढ़ का चुनाव जो कि पूरी तरीके से भ्रष्टाचार पर आकर भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा था, विधानसभा का चुनाव जिसमें बीजेपी को अच्छी जीत हासिल हुई थी, बीजेपी की सरकार बनी। और उसके तुरंत बाद जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, वो लोकसभा चुनाव में रिफ्लेक्शन ये नजर आ रहा है कि बीजेपी 9 पहले जीती थी 2019 में, अब 1 सीट का इजाफा कर रही है। यहां पर भी टिकटों का वितरण हो चुका है। जो मौजूदा मंत्री हैं सरकार में, बृजमोहन अग्रवाल, उन्हें भी टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा गया है। ये एक्सपेरिमेंट करने से समीर जी बीजेपी चूकती नहीं है और उसका रिफ्लेक्शन छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। निश्चित से देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब पिछला चुनाव जो छत्तीसगढ़ में हार गई थी और बहुत बुरी तरीके से हारी थी, सिर्फ 15 विधानसभा सीटें जीती थी रमन सिंह के नेतृत्व में, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि अब छत्तीसगढ़ बहुत मुश्किल होने वाला। लेकिन लगातार वहां पर संगठन ने जिस हिसाब से काम किया, अमित शाह ने खुद वहां पर ध्यान दिया। और मुझे लग रहा है कि जो 5 साल कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी, उसे बहुत बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां बुनाया और फिर अपनी सरकार वहां बनाई, बहुत अच्छे मेजोरिटी के साथ सरकार बनाई। नया मुख्यमंत्री दिया वहां, रमन सिंह को रिपीट नहीं किया, नए मुख्यमंत्री लेके आए, कैबिनेट में अच्छे चेहरे लेकर आए। और प्रधानमंत्री मोदी ने वहां जिस हिसाब से लगातार ध्यान दिया संगठन को लेकर, और फिर जो महातारी योजना जहां भारतीय जनता पार्टी वहां लेकर आई थी चुनाव के समय, वह भारतीय जनता पार्टी के फेवर में रही है। कांग्रेस 2 सीटें जीती थी, वहां से उनके जो प्रदेश अध्यक्ष दीपक बेज जीते थे और चरणदास महंत की पत्नी ने एक बस्तर की सीट वहां से जीत दर्ज की थी। बाकी 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने वहां लोकसभा चुनाव में जीती थी। मुझे लग रहा है इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां 11 सीटें की 11 सीटें जीतेगी। हालांकि सर्वे दिखा रहा है कि 1 सीट कांग्रेस जीत रही है। मुझे लग रहा है इस बार वहां पर दीपक बैज जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, वह भी चुनाव हारेंगे और चरणदास महंत की पत्नी भी वहां पर चुनाव हारने जा रही है बस्तर की सीट। 11 सीट भारतीय जनता पार्टी इस बार छत्तीसगढ़ में जीत सकती है, मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है।